Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 11.1. So let's begin. See, before I begin the lecture, I wanted to tell you since this lecture is coming after a very long break, so I assume whosoever is watching this lecture now have already completed the previous one. अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर्स तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको पेपर 1 के अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे द रेलेवेंस ऑफ मेनार्च, मेनोपॉज एंड अदर बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फर्टिलिटी पैटर्न्स और डिफरेंशियल्स क्या क्या होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फेयरली सिंपल टॉपिक इफ़ यू कंसीडर द क्वेश्चंस जो कि पास्ट फ्यू ईयर्स में पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे तो दे आर वेरी सिंपलर वंस। ओके, so what is required for you to do in this particular topic? So basically हम ये जितने भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, and other than this we'll have some value additions, and apart from this what makes your answer different from the other will be the example, the case studies that you can use. Okay, तो अगर आप इस टॉपिक और इन जैसे जो भी अदर सिंपलर टॉपिक्स हैं उनके अंदर आप जितना से ज़्यादा एग्जाम्पल्स या अगर करंट अफेयर से कोई रेलेवेंस हो वो सारी चीज़ें कोट करेंगे, दैट कैन फेच यू गुड मार्क्स। अदर देन दैट, one more thing, that since these topics are more or less part of your biology syllabus, but since we are studying this as a part of an anthropology, we won't go deeper onto the biological aspects. We'll restrict ourselves to the required biological terms जो भी आपको जानने की ज़रूरत है, एंड अदर देन दैट हमारा सोशो कल्चरल फैक्टर्स और भी जो इन एंड अराउंड इनके रीजंस हैं हम उनके बारे में जानेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, बट इन डेप्थ हम बायोलॉजिकल डिस्कशंस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। आपको ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हाउ द प्रोसेस गोज, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड डिफाइन इट, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, विद दिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप रिप्रोडक्टिव फेजेस की बात करें इन द ह्यूमन लाइफ, ऑल्दो रिप्रोडक्टिव फेज आपका मेल का भी होता है एंड रिप्रोडक्टिव आपकी फीमेल का भी होता है। ठीक है, एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सिंस इट इज मेंशन अबाउट द मेनार्च, मेनोपॉज एंड अदर बायो इवेंट्स, दैट मीन्स कि हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव फेजेस के ऊपर ध्यान देना है। हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर रिप्रोडक्टिव फेजेस की बात करें तो इन फीमेल्स इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द मेनार्च, menstruation and menopause. अब ये menarche और menopause, menarche and menstruation, they both are interrelated. So basically आपका जो menarche है that is the onset of menstruation. ठीक है, ये शुरुआत है, और like say for an example there's a festival that you celebrate for 10 days like दुर्गा पूजा। ठीक है, so दुर्गा पूजा में there's a first day of दुर्गा पूजा and there's a last day of दुर्गा पूजा। ठीक है, so जो first day से शुरू होती है पूजा, that is the beginning of that particular festival. सो आप उस तरह से रिलेट करके देख सकते हैं। जो मेनार्च है दैट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट यू कैन कंसीडर इन अ फीमेल फ्रॉम द 12th ईयर टू द 50th ईयर, मतलब 12 से 50 साल के बीच में आपको फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन फेज देखने को मिलेगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी मेनोपॉज। ठीक है, जिसमें आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है एंड द फीमेल अटेंड द मेनोपॉज एंड शी इज नॉट बीइंग एबल टू कंसीव एनी मोर। ऑल्दो अगर आप ये जितने भी 11 to 12 ईयर्स या 12 to 50 ईयर्स या 50 ईयर्स ऑफ द मेनोपॉज की बात करें तो दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्टली डिफाइंड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12 साल तक आपको मेनार्च अटेंड हो जाए या मेंस्ट्रुएशन 12 से 50 साल के बीच ही होगा। कई बार मेनोपॉज 40 इवन 45 ईयर्स इसके बीच भी आ जाते हैं। तो इनके अपने अपने रीजंस होते हैं, हम उन्हीं रीजंस और इन सारी चीज़ों के बारे में आगे देखेंगे। अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि आपको यहाँ पे मेनार्च एंड मेनोपॉज के बारे में पढ़ने के लिए बताया गया, तो इन्हीं दोनों के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, और भी तो बहुत सारे फेजेस ना कह सके, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनके बारे में स्पेसिफिकली क्यों नहीं पढ़े? इसलिए नहीं पढ़े बिकॉज दीज टू, द मेनार्च एंड द मेनोपॉज, और मेनार्च क्या है इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हमने पहले ही देख लिया। दीज आर द माइलस्टोन्स। ठीक है, जब तक मेनार्च नहीं होगा
तो आप ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी को नहीं मानेंगे, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी नहीं होगा देन आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी देन मेनोपॉज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, राइट. सो दैट इज वाई दे आर लाइक कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल रिप्रोडक्शन, ऑलराइट. और कुछ कुछ रिसर्च और जो स्टडीज़ की गई हैं अपॉन दी ages related to these two particular events, they suggest that the age in which the menarche and the menopause occurred is about 50% influenced by the genetics and 50% is remained by the non-genetic factor. यानी कि नेचर नर्चर दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द ऑनसेट ऑफ मेनार्च एंड द मेनोपॉज. दैट इज़ वाई एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग हियर ऑल्सो कि ये जो आपके टाइम पीरियड्स है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू, ठीक है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एज वी हैव सीन, नेचर और नर्चर वाला, ठीक है. तो ये जो नेचर और नर्चर है, तो जस्ट to give you one more pointer in addition, I don't remember exactly कब पूछा गया था, बट शायद कभी नेचर और नर्चर से रिलेटेड डिबेट के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन अगर फ्यूचर में भी पूछे जाते हैं तो यू नीड नॉट जस्ट स्टिक टू वन पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसमें ये मेनार्च और मेनोपॉज वाला भी ऐड कर सकते हैं, इवन दो इट इज नॉट आस्क्ड डायरेक्टली बट यू कैन. दैट इज व्हाट वी कॉल द इंटरलिंकिंग इन एंथ्रोपोलॉजी, ऑलराइट. Now, before moving ahead, let's have a quick discussion about fertility and age factor. Okay. So, what is a fertility? Basically, it's the power to produce the offsprings. और ये women में age factor से बहुत ज़्यादा related होता है. In terms of male, it affects the fertility is affected by age factor, but female में वो ज़्यादा dominant होता है. And how it is dominant in the female fertility factors, as you can see in this graph, जैसे जैसे एक आपका मेनार्च के बाद मेनार्च के बाद menstruation शुरू होता है, at that point of time the fertility is steady, और एक टाइम आता है that can be said to be the highest fertility rate, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फीमेल की, the fertility starts to decline, and this you can see using this particular graph. And I suggest in case you have to show the correlation between the fertility and age, या आप female reproduction के बारे में बात कर रहे हैं, then you should try and show some interlinkages like this, ठीक है. और ये as you can see यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई जो अभी हमने बात की कि कैसे fertility एक टाइम पे आपकी पीक पे होती है and how it starts declining. एंड एक स्टडी की गई थी इन दी यूरोपियन विमेन, ऑल्दो बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं यूरोपियन विमेन पे, अफ्रीकन विमेन पे, इवन इंडिया में बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं इसके ऊपर. सो दे सजेस्ट कि जो फर्टिलिटी है ऑफ द 27 to 34 ईयर एंड द 35 to 39 ईयर ग्रुप हैड ओनली 4% डिफरेंस. यानी कि आपका जो 27 या आप कह सकते हैं लेट 30 से लेके मिड 40s तक जो फर्टिलिटी होता है, और जो आपकी 35 से लेके 39 यानी कि लेट 40s का जो आपका फर्टिलिटी होता है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. लेकिन जो आपकी अर्ली 30s होती है उस टाइम पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, पीक होती है. दैट कैन बी सेड टू बी दी बेस्ट फर्टिलिटी टाइम पीरियड दैट यू कैन सी. 20 साल से लेके 30 साल के उम्र के बीच बीच, ठीक है. That is called to be the best fertility rate. अब again I'll tell you कि how you can interlinkage. Remember हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, पटायू सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में पढ़ा. In all those things we have seen that how the age factor of the mother have impact on child in terms of getting a trisomy, या जो भी आपके aberrations होते थे, chromosomal aberrations होते थे, उसके होने की वजह आपके मदर का एज फैक्टर भी रहा था. तो इन केस अगेन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ये सारी चीज़ें भी इंटरलिंक करके बता सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट इज़ आस्क्ड इन 20 मार्कर या 15 मार्कर के क्वेश्चन में. 10 मार्कर में आपको बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा, लेकिन 20 मार्कर और 15 मार्कर में आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स जस्ट बिकॉज कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इनोवेशन का मौका नहीं मिलेगा, एंड दिस इज द वे यू कैन इनोवेट, राइट. सो the women at the 45 year started to try conceive will have no live birth in 50 to 80% of the cases. जैसे कि आपने कहीं केसेस में सुना होगा a 60-year-old woman gave birth through so and so child, या कई बारी I remember one news which says कि 75 year की एक women थी
she gave birth to a child, ठीक है, although the child was healthy and the mother was also healthy, but those are very rare cases, ठीक है, वो बहुत rare cases और circumstances में होता है, और उसके पीछे क्या reasons है that can be studied in that particular group, और जो पर्टिकुलर वुमेन है उनके ऊपर स्टडीज करके बताया जा सकता है. बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द जनरल ट्रेंड, ठीक है, और जनरल ट्रेंड में ऐसा नहीं होता है. दोज आर सम रेयर केसेस जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट ऑफकोर्स यू शुड नो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. एंड मेनोपॉज और द सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड जनरली अकर्स इन द 40s एंड द 50s एंड मार्क्स द सेसेशन ऑफ द फर्टिलिटी, जो कि हमने देखा हुआ है. और ये जो आपका एज और फीमेल फर्टिलिटी के रिलेशन को आप एक वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक, कि एक वुमेन का बायोलॉजिकल क्लॉक कब अपने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेज पे होता है और कब वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ता जाता है. और अगर आप ये चीज़ें देखेंगे कि मैरिज की एज भी वाई वी कॉल की मैरिज आपका 21 साल 22 साल तक हो जाना चाहिए तो अच्छा रहता है, मतलब इन सम लाइक सिचुएशन, इन सम यू कैन से कास्ट और कम्युनिटीज इट इज सेड कि 21-22 साल तक तो शादी कर देनी चाहिए. ऑल्दो बहुत जगह है कि 18 साल में ही कर देते हैं, बट 21-22 साल ना सही, एटलीस्ट 24-25, दीज आर द बेस्ट टाइम फ्रेम व्हेन वन शुड गेट मैरिड एंड टू हैव लाइक यू नो a family planning and so and so. So that is what is considered out here. और ये कुछ definitions है, although not very relevant with the topic that we are studying, मतलब in examination perspective, लेकिन हाँ अगर आपको पता करना हो तो आप ये कुछ देख सकते हैं. They are all related to the physical changes that happen in the human body. ना हम आ जाते हैं रेलेवेंस ऑफ मिनाज के ऊपर. अब रेलेवेंस ऑफ मिनाज के बारे में आपको अगर लिखना है तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज कि आप उसको डिफाइन करेंगे, और अगर एक पर्टिकुलर वर्ड है जैसे कि मिनाज वाज द वर्ड कॉइंड बाय E.H. किश इन 1910, तो दीज आर द लाइक फैक्ट्स दैट यू कैन मेंशन, ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद करके मेंशन करने हैं. और मिनाज क्या होता है? सो मिनाज इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आप इतना याद रख ले, दैट इज द वन लाइनर थिंग. बट अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो इट्स द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट होता है, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड द मिनाज. और उसके बाद का जो अलग अलग पीरियड्स होता है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. So that is the basic difference, and this is the name that you should remember and write when you're talking about the menarche. Now, अब मिनाज का भी हमने शुरुआत में ही देखा था कि एज फैक्टर बहुत वेरी करता है. इट मे वेरी फ्रॉम 11 ईयर 12 ईयर, बट इन सम केसेस इट्स अर्लियर देन दैट, ठीक है, और इन सम केसेस इट इज़ वेरी लेट. जैसे आप नेपाल के केस में देखेंगे तो नेपाल के केस में द मिनाज इज़ वेरी लेट, समटाइम्स इवन 16-17 years also. But in some European countries you will see the menarche occur even at 9 years 10 years, इस तरह से भी हो जाता है. तो एक मीन वैल्यू लेना कि what is the perfect age, that is not defined yet, but overall for you can say the medical purpose, to consult a doctor when a girl is not attended the menarche, even like at 13 year 14 year when to see the doctor. तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए 13 एक ऐसा नंबर लिया गया है by which it is considered कि generally girls attend the menarche, okay, और दी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. बट अगर आप देखेंगे कि अलग अलग रेसेस और एथनिसिटी में किस तरह से मिनाज वेरी करता है, सो यू कैन सी कि यूरोपियन गर्ल्स में ज़्यादातर आपको 12.6 ईयर्स देखने को मिल जाएगा. वहीं रशिया जो कि यूरोप का ही पार्ट है, वहाँ पे आपको 15.2 ईयर्स देखने को मिलेगा. नॉर्थ अमेरिका के केस में आपको यूएस ब्लैक के अलग है, स्कीमोस के अलग है. वहीं एशियन गर्ल्स का भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा. नेपाल भी एशिया में है और आपके सिंगापुर भी एशिया में है, दोनों के बीच में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा. इंडिया में भी एक आपको 12 to 13 ईयर्स देखने को मिलेगा. अफ्रीकन गर्ल्स के रेंज में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 13 to 17 ईयर्स है. सो इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ रीलुक एट दिस डेटा तो यू कैन फाइंड कि जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको ये 11-12 इस तरीके के रेंजेस देखने को मिलेंगे. वहीं थोड़ी अंडर डेवलप्ड या पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको ये 15, 16, 17 भी जाता हुआ दिखेगा. फॉर इन दैट मैटर रवांडा या नेपाल का आप एग्जाम्पल ले लें. तो आप ये समझ सकते हैं कि मिनाज नेचर और नर्चर, जो हमने शुरू में बात की थी कि नेचर तो है ही है और नर्चर का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड द मीन एज ऑफ मिनाज हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट सेंचुरी, but the magnitude of decline and the factor responsible remains subject of contention. So now again this age of menarche is declining. What does that mean? So there's a particular term associated with it which you call as secular trend. ठीक है, ये secular trend का भी
आई गेस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द सेक्युलर ट्रेंड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली. तो ये सेक्युलर ट्रेंड के बारे में आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हाइट के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ये प्यूबर्टी के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि इसके अंदर भी आपको सेक्युलर ट्रेंड देखने को मिला है. यानी कि व्हाट इज दैट मीन कि आपके जो पहले के ट्रेंड्स थे, आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले जो ट्रेंड्स फॉलो होता था, जिसमें मेनाज का एक रेंज ये हुआ करता था, आज की डेट में वो रेंज शिफ्ट होके और नीचे चला गया है. और वहीं अगर आप सेक्युलर ट्रेंड के बारे में बात करें जो कि हाइट से रिलेटेड है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि आज के डेट में जो बच्चे हैं, दे आर समवॉट टॉलर टू देयर पेरेंट्स एज वेल. ठीक है, माँ से तो लंबे होते ही हैं ज़्यादातर, और कहीं कहीं पे आप उनके पिता से भी लंबे देखेंगे. तो दैट इज ऑल्सो अ सेक्युलर ट्रेंड. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले आप देखेंगे द फादर एंड द मदर यूज टू बी ऑफ द सेम हाइट, इधर ऑफ द सेम हाइट, और द चिल्ड्रंस आर लाइक शॉर्टर देन देम. ठीक है, नॉट इन एवरी केसेस, आई एम नॉट सेइंग कि एक ग्लोबल ट्रेंड है, लेकिन हाँ, ये सेक्युलर ट्रेंड का पार्ट है कि आज के डेट में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है जहाँ बच्चे ज़्यादातर माँ बाप से आपको लंबे देखने को मिलेंगे. ऑल्दो ये सेक्युलर ट्रेंड पे डिस्कशन नहीं है, बट आई हैव ऑल्सो एडेड वन वैल्यू एडिशन इन शॉर्ट, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डील कर सके. तो अगर सेक्युलर ट्रेंड का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो आप उसमें ग्रोथ एंड हाइट ये सारी चीज़ें तो लिखते ही, साथ ही साथ आप प्यूबर्टी वाला भी एग्जाम्पल उसके अंदर मैंशन करते हैं. दैट इज व्हाट आई मीन टू से, राइट. ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो बॉडी में आते हैं रिलेटेड टू दी मिनाज, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट इट, नॉट ऑन द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज आई सेड बिफोर कि आपको पूरा उतना बायोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, सो दैट फॉर द people who are not aware about the entire functioning of it, they should not feel blank. These things that we are going to see here in the menarche and menopause, we have already studied, I guess, in 8th or 9th standard biology में, right? So होता यूं है that the female reproductive organ have a thick lining around the uterus, as you can see this thick lining, which is known as the endometrium. और ये endometrium जो thick lining होती है, when this breaks off or break down in the inevitability of the fertilization via the sperm, that results in the bleeding that you can see. ठीक है, and this bleeding we refer to as the menstruation or menarche when it is like occurred at the very first time, right? और इसके वजह से there are various hormonal changes that occurs in the body, and those hormonal changes have some reflection on the other body parts in terms of like physical attributes जिसको आप बोल सकते हैं. ठीक है, so that you need to remember. और पूरी डिटेल की प्रोसेस कैसे काम करता है यूट्रस में, ये थिक लाइनिंग क्यों डेवलप होती है, हाउ द ओव्यूलेशन ऑकर. ऑल्दो ओव्यूलेशन के बारे में हम एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज दैट बिकम्स लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ओव्यूलेशन और मिनार्च इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, राइट? तो जब हम बात करते हैं फीमेल फर्टिलिटी की, तो as we all know that for a female to reproduce, it is necessary that she is having a normal menstruation or a normal periods, right? Because of that क्या होगा कि आपके ये जो थिक लाइनिंग है यूट्रस में, ये फॉर्म होंगे, एंड इफ दे गेट फर्टिलाइज्ड देन देयर विल बी जाइगोट, और आगे फर्दर जो भी आपका प्रोसेस मियोसिस, माइटोसिस, ये सारी चीज़ें चलती है वो होगी. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज टू हैव दिस थिक लाइनिंग, राइट? तो अब होता यूँ है कि जब गर्ल्स में ये मिनार्च जो आप मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट मानते हो, इसका और ओव्यूलेशन, दीज आर नॉट द सेम थिंग, दीज आर नॉट द सेम थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, और होता यूँ है कि कुछ लड़कियों में, इट्स अ वेरी रेयर फेनोमेना, बट कुछ लड़कियों में ऐसा होता है दैट इवन बिफोर दे अटेंड देयर मेनार्च दे कैन गेट प्रेग्नेंट. ओके, अब ये कैसे होता है? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मेनार्च और ओव्यूलेशन का अपने आप में कोई इंटर रिलेशन नहीं है. ओव्यूलेशन पहले भी हो सकता है. एंड व्हाट इज दिस ओव्यूलेशन बेसिकली? सो एज यू कैन सी, ओव्यूलेशन के अंदर यहाँ ओवरीज जो है, इसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज एग्स वाया द फेलोपियन ट्यूब मूव्स इनटू द यूट्रस. और यूट्रस में ये जो थिक लाइनिंग बनी होती है, दे गेट अटैच टू इट, राइट? एंड इफ द स्पर्म्स comes and fertilize these eggs, then the girl can become pregnant, right? तो इसके लिए आपके मेनार्च का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मेनार्च होता है तो दैट मीन्स कि पीरियड होता है, और ये जो थिक वॉल है बना हुआ, दिस विल गेट ब्रेक ऑफ, राइट?
सो आई होप ये दोनों के बीच का आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे. वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि ओव्यूलेशन और मेनार्ज दो अलग अलग चीज़ें हैं. यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज विद इट, राइट. एंड जो एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है, when it is called the state of potential fertility is called the nubility. तो होता ही है कि ओव्यूलेशन की जो स्टेज है और ओव्यूलेशन की जो एज है और मिनाज की जो एज है, दोज आर लाइक काइंड ऑफ एन वेरी सिमिलर वन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अ गर्ल विल स्टार्ट ओव्यूलेटिंग एट द एज ऑफ 8 और 9 और 10. जनरली जो आपका मिनाज का और ओव्यूलेशन का एज होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है. ठीक है, तो दिस इज द फैक्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड एज यू कैन सी कि जो लाइक बेसिकली द गर्ल्स विल एबल टू रिलेट टू इट कि आपके जो फर्स्ट मिनाज होता है और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, इट नीड नॉट टू बी इन अ वेरी रेगुलर फेज, राइट. उसे रेगुलराइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है किन्हीं किन्हीं लड़कियों को. एंड दैट हैज़ अ रिलेशन विथ द नेचर एंड द नर्चर. ऑलराइट, कि वो किस माहौल में पली बड़ी है, हाउस द न्यूट्रिशन लेवल, हाउस द बॉडी फैट एंड एवरीथिंग. डिपेंडिंग अपॉन दैट ये डिपेंड करता है कि कब उनकी जो ये पूरी की पूरी ओव्यूलेटरी और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये स्टेबलाइज करेगी. ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट द ब्रीफ ओवरव्यू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, और ये ओव्यूलेशन वगैरह का यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है. दोज हु नीड टू गेट मोर आइडिया अबाउट इट दे कैन रीड मोर. नाउ कमिंग टू द अप्रोचेस टू स्टडी द मिनाज. अब हमने ये तो देख लिया, हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़े, हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ नहीं रहे. तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एज, कौन सी एज पे मिनाज अटेंड की जाती है. ऑल्दो अगर एक डॉक्टर को डायग्नोनाइज करना होगा तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, लेकिन अगर हमें एज को स्टडी करना हो तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम अलग अलग डेटाज को कंपेयर करके देखेंगे. एंड बेस्ड अपॉन दोज डेटा वी कैन गिव सम इन्फरेंसेस, राइट. तो ये डेटा कौन कौन से हो सकते हैं? प्रिमेटोलॉजिकल डेटाज हो सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटाज हो सकते हैं, क्रॉस कल्चरल डेटा हो सकता है और इवोल्यूशनरी डेटा हो सकता है. दीज आर लाइक सम काइंड्स ऑफ इन डेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन डेटा जिसको यूज़ करके आप देख सकते हैं. लाइक क्रॉस कल्चरल डेटा से कहने का मतलब हुआ, जैसे हमने शुरू की स्लाइड्स में देखा था, हाउ द यूरोपियन गर्ल कैन लाइक अटेंड द मिनाज at an early age rather than an African or an Nepalese girl, right. उनके एज डिफरेंसेस में कितना ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा. हिस्टोरिकल डेटाज, वही सेक्युलर ट्रेंड वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सेक्युलर ट्रेंड में कैसा चेंजेस आया है. प्रिमेटोलॉजिकल डेटा यानी कि पहले जो प्रिमेट्स थे अलग अलग, डू दे यूज टू गेट देयर मेंस्ट्रुएशन और नॉट, इफ नॉट व्हाट वाज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ओवरऑल थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. ठीक है, और इसमें इन टाइप के डेटाज की हेल्प ली जाती है. Next is your factors affecting the age of menarche. So these are like very simple things. What you need to do is just remember the ethnicity और जो भी हम examples use करेंगे that you need to mention. ठीक है, तो इसके अंदर आपके सबसे जो पहले factor है, those are the biological and genetic factor. So if you remember, आपकी जो female hormones होते हैं, those are estrogen and progesterone, right. And testosterone आपके मेल हार्मोन्स होते हैं. ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन आपको फीमेल में भी सम अमाउंट में देखा जाता है, बट मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन सिक्रीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इनके वजह से भी आपके अलग अलग जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स. ओके, एंड बेस्ड अपॉन दैट अगेन द एज ऑफ मेनार्च विल वेरीज. अब इसमें आप देखेंगे कि जो एसमी गर्ल होती है, जनरली जो स्टडीज़ की गई हैं इंडिया में, दे मेंस्ट्रुएट एट एन मीडियन एज ऑफ 13.2 ईयर्स. ठीक है, वहीं दो नॉन आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स, इनके बीच के जो मिनार्च का डिफरेंस है दैट कैन बी अप टू 20 मंथ्स. और वहीं आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स होंगी, इनके मिनार्च में एवरेज 2 मंथ्स का गैप हो सकता है. अगेन दीज आर नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट, बट फॉर यू टू राइट एज एन एग्जाम्पल दिस विल go good. Okay, and the secretion of hormone estrogen is also based upon the genetic factor, as I already told you. दूसरा important factor है आपका social और nutritional, कि किस माहौल में रह रहे हैं, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है. अगर पोवर्टी है तो न्यूट्रिशन कम होगा, या एथलीट है तो उनमें बहुत एक्सरसाइज की वजह से भी उनका जो मिनार्च है वो डिले हो जाता है. तो दीज आर लाइक फैक्टर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, ऑल्सो सर्टन काइंड ऑफ एन डिजीजेज, स्पेशली डायबिटीज़ की वजह से, या कुछ हार्ट डिजीजेज भी होते हैं जो बच्चों में हो जाती हैं, उनके वजह से भी आपको एज ऑफ मिनार्च में डिफरेंस देखने को मिल सकता है. ओके,
देन एक और चीज़ जो आप मेंशन कर सकते हैं कि गर्ल्स में इवन फॉर केस ऑफ बॉयज़ ऑल्सो आप देखेंगे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी थोड़े टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है, गर्ल्स में भी वैसा ही होता है, ठीक है। और ये कुछ स्टडीज़ हैं दैट यू कैन मेंशन कोटिंग द एग्जांपल कि ये वाली जो स्टडी की गई थी, बिकॉज सी एंथ्रोपोलॉजी में जब आप कुछ भी लिख रहे हो ना, तो इफ़ यू गिव सम एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन सम स्टडीज़, कोई जर्नल से आपने स्टडी उठाई, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा की गई स्टडीज़ थी, इफ़ यू मेंशन ऑल दोज दैट गिव्स वेटेज। तो वही एम त्रिपाठी ने इंडिया में अर्बन गर्ल्स के ऊपर जब स्टडी करी और उनको रूरल गर्ल्स से कंपेयर किया, तो उन्होंने पाया कि बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल फूड, मतलब न्यूट्रिशनल फूड के कहने का मतलब है आप देखेंगे कि रूरल सेटअप में जो गर्ल और बॉय को लेकर डिफरेंसेस है दैट इज़ मच मोर इन कंपेयर टू द अर्बन सेटअप। अर्बन सेटअप में भी होता है इन केस ऑफ इंडिया, बट रूरल के कंपेयर में आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो खाने की और जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, द बॉय विल बी ऑल्सो द बॉय विल बी प्रेफर्ड फॉर ओवर दी गर्ल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और इस वजह से वो गर्ल्स को अच्छी फूड ना मिल पाने के कारण भी उनकी जो मिनाज है वो डिले हो जाती है इन केस ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। वहीं उन्होंने एग्जाम्पल दिया था दिल्ली की लड़कियों का, इन विच दे अटेंड द मिनाज एट 11.2 years, whereas the Lucknow girls were having 14.5 years. Although ये examples है, hard and fast नहीं है that all the Lucknow girls have the menage at this age only, कईयों का पहले भी हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, और ये एग्जाम्पल आपको इसमें मेंशन करना ही करना है। जैसे कि नाइजीरियन गर्ल और स्कीमोज गर्ल, जब इन दोनों के डेटा को कंपेयर किया गया फॉर द एज ऑफ मिनाज, तो पाया गया कि ऑल्दो आप देखेंगे कितना डाइवर्जेंस है। नाइजीरिया इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड नियर द इक्वेटर, वेर एज स्कीमोज दे आर ऑन द नॉर्दर्न पार्ट, और बहुत कोल्ड कंडीशन होती है, बहुत कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, इवन दो दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ एन मिनाज एजेस, ठीक है। तो यू कैन मेंशन कि एज ऑफ मिनाज लेस अफेक्टेड होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स से, ठीक है। वहीं और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ एथनिसिटीज़ के जो कि आप मेंशन कर सकते हैं, दैट विल फेच यू गुड मार्क्स। एंड दीज आर सम लाइक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द टीनेजर्स। तो इसमें भी आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल भी होता है, देन आपका सोशो कल्चरल भी होता है, और अगेन आपके स्ट्रेस एंड ये सारी चीज़ें तो आती है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ही लिया है। तो जो अर्ली मिनाज है इसका कुछ इफेक्ट भी आता है, ऑफकोर्स फिजिकल तो आएगा ही आएगा, दूसरा साइको सोशल इफेक्ट भी होता है। अभी साइको सोशल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो दीज आर लाइक सर्टन थिंग्स कि आपके कुछ डिजीज़ की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, इवन ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है व्हेन इट इज़ लाइक अर्ली। अर्ली से कहने का मतलब है काफ़ी जल्दी, लाइक 10-11 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल एवरेज जो है हमने शुरू में ही देखा था इट्स समवेयर अराउंड लाइक 13 ईयर्स, उससे बहुत पहले हो जाता है, तो कुछ सर्टेन आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। वहीं इफ़ इट इज़ गोइंग बियॉन्ड लाइक 15 ईयर्स, नॉर्मल केसेस में जैसे नेपाल में तो हमने देखा कि वहाँ पे 17 तक भी चला जाता है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेम इट्स ओके। बट जनरली इफ इट इज़ नॉट अटेंड टिल द एज ऑफ 15 देन you can consider it to be something wrong happening to the body, right? वहीं इसमें आपको दूसरे कुछ स्टडीज़ भी किए गए थे, मतलब अलग अलग स्टडीज़ किए गए हैं। इसका मुझे कहीं डेटा मिला नहीं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी स्टडीज़ थी, बट देर आर लाइक वेरियस स्टडीज़ विच शोज़ की जो आपकी अर्ली मिनाज है and the psychosocial problem hai such as the delinquency or the risky sexual behavior, they have certain kind of an relations, okay। तो ये आप briefly mention कर सकते हैं, because in case अगर आपको मिनाज के बारे में पूछा जाता है ना, तो जितनी भी आपको अलग अलग डायमेंशंस दिख सके, फैक्टर्स हो या इफेक्ट्स हो ऑफ अर्ली मिनाज, आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, दैट यू विल इवेंचुअली गेन बाय द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ एक वैल्यू एडिशन जो मैंने आपको पहले बोला, सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड के बारे में भी अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा इंक्लूड नहीं किया, आई जस्ट इंक्लूडेड इट फॉर यू टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग कि सेक्युलर ट्रेंड होता क्या है एंड हाउ कैन यू रिलेट इट टू द वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसका बेसिक जो मतलब है दैट इज द अटेनमेंट ऑफ लार्ज साइज एंड द एक्सेलरेशन ऑफ मैच्योरेशन ओवर सेवरल जनरेशन। यानी कि ये हम कुछ 5 साल 7 साल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेवरल जनरेशंस, ठीक है। यानी कि आप ऐसा इसको कह सकते हैं कि 100 साल के अंदर जो बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, उसको जब आप कंपेयर करते हो विद द प्रीवियस डेटा ऑफ द प्रीवियस generations, then if you observe certain increase in the size or the acceleration of maturation,
दैट यू कैन रेफर टू एज द सेक्युलर ट्रेंड। जो हमने एग्जाम्पल भी बात किया था कि आज के केस में आपको बच्चे बच्चे जो है वो अपने माँ बाप से उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा आपको लगने लगी है। सो दीज आर ऑल स्टडीड अंडर द सेक्युलर ट्रेंड। और सेक्युलर ट्रेंड के अंदर भी इंडिया में भी काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं। इफ़ यू आर लाइक इंटरेस्टेड टू इट, यू कैन जस्ट गो एंड गूगल, आपको नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टडीज़ मिल जाएंगी सेक्युलर ट्रेंड के ऊपर। इवन सदर्न इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ किए गए हैं रिलेटेड टू द सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। तो दोज आर दी स्टडीज़ दैट यू कैन डेफिनेटली मेंशन। बट हाँ, उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको जो थोड़ा बहुत मिल जाए उसमें भी आप काम चला लीजिए, क्योंकि ना तो सेक्युलर ट्रेंड आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, ऑल्दो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ी बहुत जो जानकारी आपको इधर से मिलेगी उधर से मिलेगी वो आप कर सकते हैं, बिकॉज उतना टाइम नहीं होगा आपके पास ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। वहीं सेक्युलर ट्रेंड आपको प्यूबर्टी में भी देखा गया है कि जो प्यूबर्टी की एजेस है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग, सिंस लाइक वी टॉक्ड अबाउट साउथ इंडिया, तो आई ऑलवेज रिसीव सर्टन काइंड्स ऑफ request to make the lectures in English, although I try to do it bilingual, but हो सकता है कभी कभार I do keep on explaining the things in Hindi. That's because I'm kind of very comfortable with the language. That's my mother tongue, so I really apologize for not being able to make the entire lecture on English, because see, again I have to balance for the Hindi speaking people and those who are like very well in understanding Hindi, and those who are not being able to understand Hindi. So people from South India, what I can do is, like, since the notes are already in the English and the PPTs are also in English, so if you can just try and understand from that would be really great. Although I can see if there can be any kind of a subtitle that I can add, that can be done, okay. नाउ कुछ सोशल टैबूज और मिसकंसेप्शंस देख लेते हैं, बिकॉज अगेन ये फिर आपके एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि सोशल टैबूज क्या क्या रिलेटेड है मेंस्ट्रुएशन को लेके। आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होगी, इवन द पैडमैन मूवी वॉज बिल्ड इन एंड अराउंड दैट ओनली, बट वो तो एक चीज़ को लेके बात की गई थी रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टन हाइजीनिक प्रोडक्ट्स फॉर द वुमेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं या बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ है जिसमें देखा गया है कि विमेन गो थ्रू वेरियस हार्डशिप्स ड्यूरिंग दी लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, इवन दे आर कंसीडर्ड इम्प्योर। और इसका आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो यू शुड डेफिनेटली मेंशन अबाउट द प्लिनी द एल्डर। सो प्लिनी द एल्डर बेसिकली ही वॉज ये रोमन के टाइम की बात है। सो ही वॉज known to be author of the encyclopedia and he has written about various things. इन्होंने जीसस के बारे में बात किया, इन्होंने इवन इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, लिखी हैं। सो what he was thinking at that point of time could गिव यू एन आइडिया कि उस टाइम पे लोगों की सोच कैसी थी। तो अकॉर्डिंग टू प्लिनी कि जो आपकी ये मेंस्ट्रुअल ब्लड होती है, दे कुड स्टॉप द सीड फ्रॉम जर्मिनेटिंग विद द प्लांट एंड मेक फ्रूट फॉल फ्रॉम द ट्री। दैट मीन्स ही इज गोइंग टूवर्ड्स द एक्सट्रीम। मतलब ये मेंस्ट्रुअल ब्लड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बता रहे हैं, मतलब बेसिकली ही इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द इम्प्योरिटी ऑफ इट, राइट। और अगर ये बात करें इम्प्योरिटी, यानी कि उस टाइम के जो भी लोग थे, इवन आज के भी डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु हैज़ दी सेम कन्वेंशन, ठीक है, जिनका मानना अभी तक यही है। उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी दिए जाते हैं। सम सेज इट्स बिकॉज ऑफ द साइंस, सम सेज लाइक इट्स बिकॉज ऑफ देयर ओन कल्चर। तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप अपनी जो कम्युनिटी है उसमें आप पता कर सकते हैं कि क्या है। Like I have seen various communities in which they don't even allow the girls to enter to the kitchen during the periods. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। Like some tribal they practice that the women should go into an isolated places जहाँ पे उनको रहना पड़ता है during those like menstrual cycle। तो वो भी अपने आप में एक type of discrimination भी है। And also it's it makes them very vulnerable to the various other things because बहुत safe भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। And still today menstruation is poorly understood because the period is widely stigmatized and talking about them openly is uncomfortable. So see, basically you can quote like various examples that you see in and around. Even the sanitary napkins are wrapped around like black polythene even nowadays also. बट पहले के कंपैरिजन में आज के डेट में पीरियड को लेके जो आपकी मिसकंसेप्शंस है या इसको लेके जो टैबूज है, दे आर समवॉट ब्रेकिंग, बट स्टिल देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन, ओके।
और गर्ल्स स्पेशली जो होती हैं, दे हैव्स टू गो थ्रू वेरियस यू कैन से चेंजेस, उनके बॉडी में भी चेंजेस आता है एंड सोशली भी उनको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ता है. एंड यू कैन मेंशन अबाउट सर्टन इनिशिएटिव्स लाइक द ये मेंस्ट्रोपीडिया एक कॉमिक है. ये मेंस्ट्रोपीडिया कॉमिक इसलिए बनाया गया है सो दैट द गर्ल्स कैन नो अबाउट द मेंस्ट्रुएशन, दे कैन फ्रीली टॉक अबाउट इट, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स. तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है. बहुत सारे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं रिगार्डिंग सैबोटाइजिंग ऑल दीज टैबूज अराउंड दी मेंस्ट्रुएशन. तो ये सारी चीज़ें, दीज आर लाइक वेरी जेनरिक थिंग्स दैट यू कैन मेंशन. ठीक है. एंड कल्चरल रेलेवेंस की भी अगर बात करें तो उसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे. अभी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हम एक एक करके उनको देख लेते हैं. बट बिफोर लुकिंग ऑन टू दैट एग्जाम्पल, ये भी जानना ज़रूरी है दैट वाई इट हैज़ सो मच ऑफ कल्चरल रेलेवेंस. सी बेसिकली जब आप मिनाज की बात करें, ऑल्दो हमने देखा कि मिनाज और ओव्यूलेशन दोज आर लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, बट जनरली माना ये जाता है कि व्हेन अ गर्ल अटेंडेड द मिनाज और द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, तो उस टाइम से शी मूव्स फ्रॉम वन स्टेजेस ऑफ हर लाइफ टू द नेक्स्ट वन. एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट वन? दैट इज कॉल्ड एज द मेडनहुड. यानी कि अब वो मेडनहुड स्टेज में पहुंच जाती है. शी इज केपेबल ऑफ बियरिंग अ चाइल्ड. ओके. एंड सिंस शी इज केपेबल ऑफ बियरिंग अ चाइल्ड, नाउ शी इज कंसीडर्ड टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड मैरिज. ओके. तो इसीलिए ये जो आपका मिनाज है इसका बहुत ही ज़्यादा कल्चरल रेलेवेंस होता है. इंडिया में भी आप अलग अलग कम्युनिटीज़ में देखेंगे कि दे हैव सर्टन फंक्शंस अराउंड दिस मिनाज. आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट इन साउथ इंडिया यू विल फाइंड सच प्रैक्टिसेस. और इसी तरह से लाइक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर वेरियस कल्चरल फंक्शंस, जो कि क्या क्या है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं. तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको एज इट इज़ एग्जाम्पल्स आप बोल लो या केस स्टडीज़ बोलो, जो भी बोल लो, तो ये एग्जाम्पल्स है जो आपको मेंशन करने रिगार्डिंग द कल्चरल रेलेवेंस. मोरक्को में सेलिब्रेशन होता है व्हेन अ गर्ल अटेंड द मिनाज, और इसके अंदर गर्ल को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं बिकॉज एज शी इज़ कंसिडर्ड टू बी एंटरिंग इन द न्यू स्टेज. तो उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है. उसी तरीके से जापान में भी जो मिनाज है इसका सेलिब्रेशन किया जाता है. और ये सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है? बाय ईटिंग द रेड कलर्ड राइस एंड बीन्स. अब ये रेड कलर्ड राइस एंड बीन्स इसलिए बिकॉज जापान में रेड कलर जो राइस होती है उसका अपना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्व है. एंड सिंस दैट इज़ वेरी प्रीशियस, तो इसीलिए इसको स्पेशल ओकेजन पे खाया जाता था. ओके. और इस राइस को और बीन्स के साथ, and there's a special name that is called shakihan. ठीक है. And the color of the blood and the red shakihans are not related, that you can mark. And all the rice of the ancient time in Japan are red. Since the rice was precious in the ancient Japan, it was eaten only during the celebration. And the shakihan is the tradition of an ancient custom. The celebration is kept secret from the extended family until the rice is served. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में. तो आपको यहाँ पे शेकियन याद रखना है. ठीक है. ये एक रेड राइस होता है जो कि सर्व किया जाता है. देन इंडिया में एक सेरेमनी की जाती है दैट इज़ नोन एज द ऋतु सदांगु. ठीक है. सो इस सेरेमनी के अंदर देन गर्ल इज़ काइंड ऑफ एन गिफ्टेड सो मेनी थिंग्स. शी इज़ ड्रेस्ड अप लाइक अ न्यू ब्राइड. उसको साड़ी पहनाई जाती है बिकॉज अगेन अपने इंडियन कल्चर में साड़ी इज़ कंसिडर समथिंग रिलेटेड टू द विमेनहुड. तो टू सिग्निफाई दैट शी इज़ गिवन और लाइक आस्क्ड टू वेयर अ साड़ी, शी इज़ गिवन सर्टन गिफ्ट्स एंड ऑल. और कहते हैं कि जो पूरा का पूरा सेरेमनी होता है दैट्स मोर लाइक वेडिंग सेरेमनी इन इटसेल्फ. ऑफ कोर्स उसमें दूल्हा नहीं होता है, द ग्रूम इज़ नॉट देयर, बट एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्राइड साइड दैट इज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फंक्शन. उसी तरह से आपके न्यू मैक्सिको के ट्राइब्स है. ठीक है. ये भी एक सेरेमनी मनाते हैं और इस सेरेमनी के अंदर ये 8 डेज का इवेंट होता है. ठीक है. तो अलग अलग सिंस आप उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कितने दिन का होता है. जैसे कि ये जो जापानी सेलिब्रेशन है ये भी एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इंडिया में भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इवन ऐसे भी होते हैं कुछ कुछ फंक्शंस में लाइक दे आर यूज टू टेक बाथ इन काओ डंग ऑल्सो. सो क्योंकि काउ डंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी प्योर. तो इस तरीके की भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो अलग अलग जगहों पे की जाती है. इफ़ यू आर फ्रॉम सर्टन एरिया और आपको कुछ पता है तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन. ठीक है. वहीं मेक्सिको ट्राइब में भी ये 8 डे का सेलिब्रेशन होता है तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. माइक्रोनेशिया में
एक मिनाज कुफर होता है. सो दिस इज बेसिकली कि इसके अंदर जो गर्ल होती है हु इज मेंस्ट्रुएटिंग, शी गोज टू अ मेंस्ट्रुअल हाउस, ठीक है, और वो उस मेंस्ट्रुअल हाउस में जाती है, वहीं पे रहती हैं. एंड कुछ इनके जो ट्राइब्स हैं, बिकॉज दे आर दी उलीथीस ट्राइब ऑफ माइक्रोनेशियाज, तो ये जो ट्राइब है इनके अपने कुछ मतलब स्पेल्स भी होते हैं. दे आर सो मच इनटू एनिमिज्म पे विश्वास रखते हैं, तो इनके शामन्स भी होते हैं, वो कुछ स्पेल्स देते हैं ताकि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गर्ल्स लाइफ, वो अच्छे से चलता रहे. एंड शी अटेंड्स दी वुमेनहुड वेरी वेल एंड बी अ गुड चाइल्ड एंड सो, ठीक है. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है. वहीं श्रीलंका के अंदर एस्ट्रोलॉजर को कॉन्टैक्ट किया जाता है, बिकॉज अगेन the menarche is considered to be one of the milestone in the girl's life. तो इसके हिसाब से देखा जाता है कि क्या ये जो menarche जिस टाइम पे अटेंड हुआ है, whether that was aligning with the stars or not, और ये सारी चीज़ें करके देखी जाती हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. वहीं इथोपिया का भी एग्जाम्पल है. ये मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल में नहीं बतानी हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेल रिटन ओवर हियर, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट. नाइजीरिया में भी टिव एथनिक कम्युनिटी है. इनके अंदर कुछ अलग सी प्रैक्टिस होती है जिसमें गर्ल के जो एब्डोमेन है उसमें कट मार्क किए जाते हैं, जस्ट एज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी. तो दैट्स काइंड ऑफ एन हार्श, और इसको अगेन आप वो कल्चरल रिलेटिविज्म वाले एंगल से देखेंगे और ह्यूमन राइट्स से जोड़ के देखेंगे. तो अगर कल्चरल रिलेटिविज्म वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, जो 2020 में पूछा गया था, उसमें भी आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. तो इंटरलिंकेज आपको इस तरीके से करना है. कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो ट्राई टू इंटरलिंक विद अनदर टॉपिक ऑल्सो. सो विद दिस वी हैव लाइक ऑलमोस्ट कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू द मिनाज, जो आपको एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जानना है. अब हम नेक्स्ट मेनोपॉज के बारे में देखते हैं. जस्ट द अपोजिट ऑफ मिनाज. मिनाज के अंदर आपकी मेंस्ट्रुएशन का ऑनसेट होता है, एंड इन द मेनोपॉज द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, ओके. एंड इसके भी अपने अलग अलग एज ग्रुप हो सकते हैं, बट देर इज़ अ रेंज ऑफ एज जिसके बीच में आपको मेनोपॉज देखने को मिलेगा. एंड दैट टिपिकली अकर्स बिटवीन दी 49 to 52 ईयर्स ऑफ एज. और जो एक एवरेज एज है ग्लोबली, जिसे एक एक्सेप्टेड नॉर्म माना गया है, बाय विच द मेनोपॉज जनरली अकर, इज द 51 ईयर, ठीक है. But again, there are various condition and situation in which there can be an early menopause, ठीक है. बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि आपका मेनोपॉज डिले हो जाए एंड द वुमेन like menstruate even beyond the 52, 53, 55 years. बट जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है उसमें आपको 51 ईयर्स तक मेनोपॉज देखने को मिल जाएगा. और जो कंडीशंस होती है जहाँ पे अर्ली मेनोपॉज होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इन सम केसेस इट माइट बी रिलेटेड टू बैड साइन, बट इन सम केसेस इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है. तो ये केस टू केसेस पे डिपेंड करता है. और इस मेनोपॉज की वजह से भी विमेन की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, बिकॉज एज वी हैव सीन कि मेनाज के बाद बॉडी में अलग अलग फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है. इवन साइकोसोशल भी चेंजेस आते हैं. उसी तरीके से मेनोपॉज पे भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. हॉट फ्लैशेस, देन स्लीपिंग इरेगुलरिटी और डिक्रीज इन द लिबिडोज, मूड स्विंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती है. एंड अगेन दीज कैन बी एलिविएटेड बाय द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज. और ये कौन सा हार्मोन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? Okay, before going on to that, इसकी एक small fraction of women है that experience the menopause in their 30s and which causes the fertility problem and may influenced by the genetic factor. यानी कि जो आपका menopause है ना, ये काफ़ी influence करता है आपके genetics की वजह से भी. जो एक mother है, if she is attaining the menopause around the 50 years of age, the daughter will more like follow the same pattern. Okay. और जो हम बात कर रहे थे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो यहाँ पे हम एस्ट्रोजन हार्मोन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एज यू कैन सी, जो एज 20 ईयर ऑफ एज, और आप मान ले कि 13 साल से 14 साल जब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, उस टाइम से ये जो एस्ट्रोजन लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ता है. एंड इट रीचेज इट्स पीक ड्यूरिंग द एज ऑफ 35, एंड आफ्टर दैट इट सडनली स्टार्टेड डिक्रीजिंग. Not suddenly, it gradually started decreasing, ठीक है. And as it start decreasing, the estrogen levels start decreasing, the women move towards the menopause, okay. And as we have seen कि इसमें भी natural और biological, आप जो भी बोल सकते हैं, इन दोनों का ही reason, मतलब ये एक important reason होता है, और genetic factor भी एक बहुत important role play करता है. Then ये अलग अलग stages हैं
कि एस्ट्रोजन लेवल किस टाइप का कहाँ पे होता है। प्री मेनोपॉज में भी कुछ कंडीशंस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मेनोपॉज इट्स लाइक वन डे फिनोमेना, ठीक है। इट अकर ग्रेजुअल फेसेस में होता है, जैसे जैसे आपका हार्मोनल लेवल डाउन होता जाता है, यू विल सी सर्टेन सिम्टम्स, एंड विद दैट सिम्टम द मेनोपॉज onset occurs. Okay. सर्जरी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न होता है इन द मेनोपॉज, बिकॉज इन सर्टन केसेस द वुमेन माइट फेसेस सम इश्यूज विद द ओवरी, जिसके वजह से ओवरी रिमूव भी करनी पड़ती है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दोज कंडीशंस एज यू कैन सी, ये जो आपका मेनोपॉज है वो अर्ली एजेस में भी हो सकता है। सो इन सर्टन मेडिकल कंडीशंस ऑल्सो यू कैन सी द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज एट एन अर्ली स्टेज की बात करें अगर हम, तो हम 40-45 इस साल की बात करें, ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्टर भी होता है, यानी कि एक वेल नॉरिश्ड जो वुमेन होगी उसके जो मेनोपॉज अटेनमेंट का टाइम होगा दैट विल बी लाइक द एवरेज ओनली, मतलब 50-51 ईयर्स इस तरीके का होगा। लेकिन जो पुअरली नॉरिश्ड वुमेन रहेगी उसमें आपको जो मेनोपॉज है वो काफ़ी अर्ली भी देखने को मिल सकता है। वहीं लाइफस्टाइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ईटिंग जंक फूड, दीज ऑल इम्पैक्ट्स द मेनोपॉज एज। ओके, मेनोपॉज और फर्टिलिटी के बीच में तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अपोजिट टू द मेनाज, एंड मेनोपॉज विल बी कंसीडर्ड टू बी द एंड ऑफ द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल। वहीं आपके जो प्री मेच्योर और जो अर्ली मेनोपॉज है इनके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो दे कैन हैव सर्टन इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू डिजीजेज, बिकॉज जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है, स्पेशली रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, या आपके ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज रिलेटेड टू द बोन। ये जो रिस्क फैक्टर है फॉर दीज डिजीजेज इट इंक्रीजेज विद द अर्ली मेनोपॉज। तो ये कुछ चीज़ें हैं, दोज आर लाइक सिंपल वंस दैट यू कैन रिमेंबर। नाउ देयर आर सर्टेन हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द एवोल्यूशन एंड द ओरिजिन ऑफ मेनोपॉज, ठीक है। कि एक बार मेनाज हो गया, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया, देन व्हाई इट हैज़ टू स्टॉप। अगेन बायोलॉजिकली इसके अपने अलग एक्सप्लेनेशंस होंगे, बट जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से क्या इसके बारे में बोला गया है वो हम यहाँ पे इन हाइपोथेसिस की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे। सो देयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज adaptive hypothesis and the non-adaptive hypothesis. So पहले नॉन अडेप्टिव हाइपोथेसिस देख लेते हैं, ये क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि ये जो मेनोपॉज है ये सिंपली एक फिजियोलॉजिकल ट्रेड ऑफ है, ठीक है। दिस इज़ नथिंग एल्स, दिस इज़ जस्ट एन फिजियोलॉजिकल ट्रेड ऑफ, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वुमेन इज़ नॉट एबल टू बियर द चाइल्ड बिकॉज ऑफ लाइक सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी, क्योंकि अगेन एजिंग होती है, सीनेसेंस होता है, तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज यू वेर ड्यूरिंग योर 30s और ड्यूरिंग योर अर्ली 20s, वो वैसी बॉडी नहीं रहती है। तो दिस इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल ट्रेड ऑफ, ऐसा नॉन अडेप्टिव हाइपोथेसिस का मानना है। वहीं अडेप्टिव हाइपोथेसिस क्या मानती है, अडेप्टिव हाइपोथेसिस मानती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिचुएशन है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेलेक्टिव एडवांटेज in that the increased risk of personal reproduction late in the life makes it biologically more advantageous to rechannel reproductive channels into the helping existing descendant. What it exactly mean is कि instead of woman to reproduce by herself, it's better कि जो उनके descendants हैं, यानी कि जो उनके बच्चे हैं वो उनको बच्चे वो ज़्यादा पैदा करें, मतलब उनके डिसेंडेंट्स बच्चे पैदा करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल देन द वुमेन हरसेल्फ इज डूइंग सो, ठीक है। दैट इज बेस्ड अपॉन दी अडेप्टिव हाइपोथेसिस। अब इन अडेप्टिव हाइपोथेसिस में भी आपको तीन अलग अलग आप कह सकते हैं एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कि तीनों का क्या मानना है। तो वन इज़ द मदर हाइपोथेसिस, वन इज़ द रिप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस, एंड द थर्ड वन इज़ द ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस। अगर इसको हम इन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझने की कोशिश करें दैट विल बी मोर ईजियर। तो ये मदर हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक वुमेन इसलिए मेनोपॉज अटेंड करती है ताकि जो उनके बच्चे हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, वो उन पर ज़्यादा ध्यान दे सके, ठीक है। It states that the menopause occurs because the older mother might profit more, genetically speaking, by investing resources in the existing children than giving to birth a new one, ठीक है, ताकि वो अपने जो ऑलरेडी बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सके, ऐसा मदर हाइपोथेसिस का कहना है। वहीं रिप्रोडक्टिव कन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये कहती है कि एक ही फैमिली में अगर दो जनरेशन, दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2, अब ये जनरेशन 1 अगर इनके भी बच्चे होंगे और जनरेशन 2 उनके भी बच्चे होंगे, देयर विल बी लाइक रिसोर्स कंपटीशन, बिकॉज रिसोर्स तो लिमिटेड होगी एक फैमिली में।
तो इनके बच्चों को दे, या ये जो जनरेशन 1 है ये अपने जो नए बच्चे हैं इनके उनके लिए वो सारा रिसोर्सेज रखे, देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट. सो दैट इज द रिप्रोडक्टिव कन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस, कि इसके वजह से इन्होंने बोला कि मेनोपॉज अटेन कर लिया गया ताकि इस टाइप का कन्फ्लिक्ट एक फैमिली में ना हो विद इन दी वेरियस जनरेशंस. वहीं ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस क्या कहती है? ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस कहती है कि ये जो इनके अपने बच्चे हैं, as you can see, the reallocation of the reproductive efforts from the production of own offspring to caring for the offspring of already born चिल्ड्रंस ऑफस्प्रिंग. इसका ये कहना है कि इसलिए मेनोपॉज अटेंड हो जाता है एक वुमेन में ताकि वो जो उनके बच्चे हैं जो पहले पैदा हो चुके हैं, दे आर नाउ केपेबल इनफ टू रिप्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड, वो उनके बच्चों की केयर कर सके. यानी कि ये जो ग्रैंड मदर है ये अपने बच्चों की केयर कर सके, ना कि इनको अपने जो नए बच्चे हैं उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़े. एंड बिकॉज ऑफ दैट शी अटेंड्स दी मेनोपॉज. तो ये 3 आप याद रख सकते हैं. दीज आर लाइक ईजियर टू अंडरस्टैंड, ताकि आप मेंशन कर सकें. बिकॉज ये जो भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको शुरू में बताया, दे आर लाइक काइंड ऑफ एन सिंपलर वन. आप इसके अंदर क्या कंटेंट डालते हैं दैट विल फेच यू मार्क्स. नाउ देयर आर वेरियस बायो इवेंट्स टू दी फर्टिलिटी. और ये बायो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगेन आई नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल इनटू इट. हाँ, आपसे ये आपको अपने लेवल पे करना है कि कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, या आपके एबॉर्शन से रिलेटेड, या आपकी स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपको जो भी करंट अफेयर में न्यूज़ देखने को मिलता है दैट यू कैन इंक्लूड एंड राइट डाउन. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, या अबॉर्शन हम किसे कहते हैं, और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है. आप देखेंगे, आप जो पॉपुलेशन वाला मुद्दा भी चला हुआ है और द यूपी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ लॉ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, आप उसको भी एज अ केस स्टडी यूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इन्वेंट कर सकते हो. इसलिए आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम आउट हियर जस्ट टू सेव सम टाइम. ओके, देन फर्टिलिटी पैटर्न एंड डिफरेंशियल. अब ये फर्टिलिटी पैटर्न और डिफरेंशियल से हमारा क्या कहने का मतलब है? See, this is basically talking about the fertility patterns, ठीक है, related to various ethnic groups, various communities, various geographical locations. जैसे कि आपके अर्बन रूरल में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. आपने देखा होगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया है, इसके अंदर आपका फर्टिलिटी रेट इंडिया में 2.0 बताया गया है, जबकि आपका रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1. अब ये रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? आई होप यू आर वेल अवेयर अबाउट इट, बिकॉज आपने सोसाइटी में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं. ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस है, अगर एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना हो तो हम इनको कैसे देखेंगे, कैसे जज करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्हें इम्पैक्ट करते हैं. तो इसको हम कुछ कैटेगराइजेशन में डाल लेते हैं. दैट इज़ योर इकोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, इकोलॉजिकल फैक्टर बोल ले या जोग्राफिकल फैक्टर बोल ले, दैट वुड बी मच बेटर. यहाँ पे इकोलॉजिकल की जगह आप जोग्राफिकल बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसमें रीजनल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे. आपने ये देखा है कि यूपी के अंदर यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, वेर एज आप केरला में जाके देखेंगे तो केरला की फर्टिलिटी रेट आपको यूपी से बहुत कम मिलेगी. वहीं बिहार में बहुत ज़्यादा है और हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है फर्टिलिटी रेट. तो इफ़ यू जस्ट कंपेयर दी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो, मतलब हम ये जोग्राफिकल और रीजनल फैक्टर तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप एक इन डेप्थ इसको जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफ़ी इंटरलिंक्ड है फर्टिलिटी से या जोग्राफिकल लोकेशन से. ठीक है, जहाँ आप यूपी में देखेंगे कि वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, एजुकेशनल अटेनमेंट कम है. वहीं केरला में आपको एजुकेशनल अटेनमेंट अच्छा देखने को मिलता है. वहीं फर्टिलिटी रेट पे आपको असर देखने को मिलता है. इवन फॉर दैट मैटर, इवन सदर्न इंडिया के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट इन कंपेयर टू द मेन नॉर्दर्न इंडिया उससे कम देखने को मिलेगा. ठीक है, तो दीज आर वेरियस फैक्टर्स दैट इज कंसीडर्ड वाइल स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स. वहीं रूरल और अर्बन रेसिडेंट्स में भी आपको फर्टिलिटी के रेट में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा. फार्मर नीड्स मोर हैंड टू वर्क इन द फील्ड. वहीं एक अर्बन कम्युनिटी है, अगर उनको बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं इन दी अर्बन सेटअप, इट्स क्वाइट कॉस्टली. इवन आज के डेट में आप बच्चों का नर्सरी में एडमिशन करवाने जाते हैं, यू हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ एफर्ट, राइट? दैट्स नॉट क्वाइट ईजी. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दी अर्बन कपल प्रेफर टू हैव 1 और मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स. इन सम केसेस आज के डेट में जो चलन चलता आ रहा है दैट द कपल वांट्स टू बी चाइल्डलेस. उनको बच्चे ही नहीं चाहिए होते हैं बिकॉज दे वांटेड टू हैव देयर ओन लाइफ, और बहुत सारे उनके अपने कंसिडरेशंस हो सकते हैं.
वहीं रूरल के सेटअप में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ सोशल ऑब्लिगेशन ऑल्सो कि अगर किसी वेमेन को बच्चा नहीं हो रहा है तो शी माइट हैव टू फेस दी सोशल व्रैथ ऑल्सो। तो इस केसेस में भी आप देखेंगे कि वो बच्चा पैदा करते हैं, एक ही सही, बट एवरी वुमेन विल ट्राई टू प्रेफर टू हैव वन चाइल्ड। और दूसरा, अ वुमेन इट्स सेट टू बी कंप्लीट व्हेन शी बिकम्स अ मदर। इस तरीके के नोशंस भी हैं जो सोसाइटी में होते हैं। तो ये थोड़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। देन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, बिकॉज हमने तो देख लिया जोग्राफिकल फैक्टर अंडरलाइनिंग विद द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आपका एजुकेशन, इकोनॉमिक, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। एंड अगेन दीज आर लाइक क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई नीड नॉट टू गो इन डेप्थ इनटू इट कि ये क्या हो सकते हैं। हाँ, अब इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एग्जाम्पल्स मिले तो वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने बिहार या यूपी और केरला, हिमाचल प्रदेश, इनकी बात की, तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है, टू मेक योर आंसर यूनिक। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड ईच एंड एवरी एग्जाम्पल आउट हियर, बिकॉज अगर एग्जाम्पल रहेंगे सारे लोग फिर वही लिखेंगे तो इट नॉट फेच यू गुड मार्क्स। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपना जो GS वाला नॉलेज है वो भी यहाँ पे अप्लाई करें, तो दैट विल हेल्प यू। मतलब दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आई एम टेलिंग यू। और एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वाइफ एंड फर्टिलिटी का भी एक काफ़ी अच्छा खासा इंटरलिंकेज है, बिकॉज आप ये भी देखेंगे कि जो आपके मैटरनल रिलेटेड एक्ट्स है वो समटाइम्स बैकफायर कर जाते हैं टू दी वुमेन इटसेल्फ, बिकॉज वुमेन आज के केस में, एक तो वुमेन में वेज में डिफरेंसेस होता है। ILO की रिपोर्ट अगर आप देखें 34% का जो डिफरेंस है इन दी वेज गैप वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है इन दी लेबर फोर्स वो भी काफ़ी कम हो गई हैं, लाइक इट्स समवेयर अराउंड 23% इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं मतलब ऑब्वियस नहीं है कि आप ये कोई बाहर आपको जाके बोलेगा नहीं, बट इफ यू लाइक सी द रीजन बिहाइंड इट, इट्स बिकॉज कि जो कंपनीज है दे डू नॉट वांटेड टू hire a woman and then give her a maternal leave and pay her and give her like all the amenities, rather they prefer a मेल फॉर दैट मैटर, ठीक है। ऑल्दो मेल्स के लिए भी पैटर्नल लीव्स है, लाइक मैटरनल लीव्स फीमेल के लिए है, बट पैटर्नल लीव के केस में आप देखेंगे कि जिस तरह से मैटरनल के लिए एक लॉ है बैकिंग दैट लीव, पैटर्नल के लिए उस तरीके की चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। इवन फॉर दैट मैटर जो विराट कोहली का केस था उसके अंदर बहुत हाइप आपको देखने को मिला था कि उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया एंड इट बिकम्स लाइक सेंसेशनल न्यूज़ ऑल टुगेदर। दैट्स काइंड ऑफ एन कम्प्लीटली ओके, बिकॉज एक फादर, एक मदर जितनी ज़रूरी होती है बच्चे के लिए, एक फादर भी उतना ही ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेजेस एंड in fact during the early years of the child, ठीक है। तो दैट इज़ ओके। दूसरा, आपका रिलीजन और कास्ट, रेस, इन सब के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। अगेन नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ कम्युनिटी, बिकॉज हम जनरली एक कम्युनिटी को टारगेट कर लेते हैं दैट कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड सो, बट ऐसा नहीं है। एवरी कम्युनिटी हैव देयर ओन सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड। इवन अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी देखें, अगर आप आइलैंड का एग्जाम्पल लें, आइलैंड के केस में आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वहाँ पे एबॉर्शन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, राइट। मतलब वंस यू कंसीव यू जस्ट कैन नॉट अबॉर्ट द चाइल्ड। अब आप अबॉर्ट नहीं करोगे टू द अनवांटेड चाइल्ड तो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली you have to bear the more number of childs। और इस वजह से भी अगेन आपके जो बच्चों की संख्या है वो तो बढ़ेगी ही। इवन इन हिंदुइज्म ऑल्सो फलो फूलो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सोसाइटी, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इन सम केसेस यू जस्ट कंसीडर it to be a sin to abort a child. So in those cases the unwanted child is not like altogether wanted, but you just cannot abort it। और अगर आप abort नहीं करोगे तो of course it will go and around to the family only। तो ये भी सारी चीज़ें होती है जिसका आपस में इंटर होता है। देन सोशो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी अफेक्टिंग फर्टिलिटी। अब ये मैंने अलग से इसलिए ऐड किया है बिकॉज रिसेंटली ये डिबेट काफ़ी चल रही है ऑफ रेजिंग द एज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 to 21। अब सी इसके अपने एडवांटेजेस है, आर्ग्यूमेंट्स आप फेवर में भी दे सकते हैं, अगेंस्ट में भी दे सकते हैं। फेवर के लिए आपका ये है कि अगर एज बढ़ा दिया जाएगा तो वुमेन को पढ़ाई के लिए अच्छा समय मिलेगा, और ऑफकोर्स पढ़ाई के लिए अगर वो ज़्यादा जागरूक होगी, पढ़ी लिखी होगी, then she'll be able to make her own decisions। इंडिया में आप देखेंगे even for the contraceptions also female have like very less say। अगर एक सर्वे किया गया तो उसमें ये पाया गया that female has very less say in the contraception, even the right to reproduce। ये इस तरीके की चीज़ें इंडिया में अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो they have more or less not considered to be
like intact or not considered to be that important in compared to the western counterparts, right? तो उस cases में अगर आप देखें तो that is good कि अगर एक women पढ़ेगी तो she will be more capable enough to take care of herself and make her own decisions, और अगर वो खुद के decisions लेगी तो definitely she will not have like 10 childs to take care of, वो उतने ही बच्चे पैदा करेगी जितना she is able to take care, और अगर वो बच्चों का ख्याल अच्छे से रखेगी तो those children will grow to become a responsible citizen, and they will add value to the economy and the overall well-being of the country. बट अगर आप इसके अगेंस्ट की बात करें तो अगेंस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. पहला तो ये है कि आपकी लीगल जो चीज़ें हैं उसी में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे. आज के डेट में आपकी जुवेनाइल जस्टिस हो, पॉक्सो हो, ये सारी जो भी लॉज है प्रोटेक्शन के लिए, ये 14 ईयर 18 ईयर इस तरीके से ही चाइल्ड को डिफाइन करती है, राइट? तो ये जो 18 से 21 साल के बीच की लड़कियां हैं वो कहाँ जाएंगी? व्हाट विल हैपन टू दोज गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 19? तो इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर करना पड़ेगा. ऑल्दो ये वो हमारे एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो मोर और लेस आपके जीएस में इस तरीके की चीज़ें और एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा. बट आई जस्ट मेंशन फॉर यू टू हैव अ फूड फॉर थॉट. ओके, and with this we have completed this entire 11.1, and before I complete the lecture, there is just one thing. Since I received like so many emails asking to make a analysis video for paper 1 and 2 regarding the anthropology paper 2021 exam, ठीक है? तो उसके बारे में I just wanted to tell you कि जो भी हमने अभी तक videos में देखा है या notes में पढ़ा है, as far as I have seen paper 1 specially, आप उसको 95% आपका कवरेज अगर आपने अच्छे से पेपर 1 के जो नोट्स है और जो वीडियोस है उनको कर रखा है तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू गेट और सेल थ्रू इट, ठीक है? आप चाहे तो एक बार पहले पूरा अपना वो जो भी नोट्स है उसको पढ़े एंड देन यू ट्राई एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन. यू विल फील कि ओके आई एम बीइंग एबल टू राइट. और ये राइटिंग इम्प्रूव कैसे होगी? विद द आंसर राइटिंग. अब मैं एनालिसिस आपको बता दूँ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई एज्यूम कि ऑलरेडी वी आर हैविंग सो मच ऑफ बैकलॉग, बहुत धीरे चल रहा है वीडियो बनाने में. तो अगर मैं उसमें टाइम दूंगी तो दैट विल नॉट बेनिफिशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? आई माइट मेक द वीडियोज़ मे बी लेटर ऑन, और बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिन्होंने एनालिसिस वीडियो बना रखा होगा, तो यू कैन गो थ्रू दोज एज वेल. और रिगार्डिंग पेपर टू अभी मैंने अच्छे से उतना इन डेप्थ उसको देखा नहीं है, तो व्हेन आई विल सी एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियो फॉर पेपर 2, जो भी बीच बीच में चीज़ें होगी आई विल बी एबल टू टेल यू, ठीक है? बट अभी के लिए वो एनालिसिस वीडियो बनाए आई डोंट थिंक दैट विल बी फीजिबल एज ऑफ नाउ, ठीक है? सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड थैंक यू सो मच.